हेलो दोस्त, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल के साथ आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग वंशागति और विविधता के सिद्धांत के 7वें लेक्चर पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर को कवर किया है, जिसमें आपको प्री मेंडेलियन थियरी, मेंडल्स का क्रॉस, मेंडल्स के थियरी, मेंडलवाद से विचलन, यानी कि जो मेंडल एक्सपेरिमेंट किए वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा था, इसके बाद रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क को बताया गया। जिसके बाद आपको फिर से सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया गया, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके साथ ही आपको पीछे के क्लास में ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के भी बारे में बताया गया। लास्ट क्लास में 6ठे लेक्चर में हम लोग उत्परिवर्तन के बारे में बात किए थे, म्यूटेशन देखे थे कि म्यूटेशन क्या है, किस तरह से होता है और इसके कितने प्रकार हैं। आज हम लोग का जो नया टॉपिक होगा, सबसे पहला वो होगा गुणसूत्र का सिद्धांत, यानी कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर हम लोग इसको हिंदी में कहेंगे गुणसूत्र का, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। हिंदी इसका हो जाता है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या कहता है, कौन दिया था, किस तरह से ये प्रोसेस है, सबके बारे में हम लोग आज डिटेल से स्टडी करेंगे इस लेक्चर में इसका। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करेंगे वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि ये दिया गया था 2 अलग अलग साइंटिस्ट, सर्टन एंड वॉवेरी के द्वारा। सर्टन एंड वॉवेरी 1922 में 1922 में ये थियरी सर्टन और वॉवेरी के द्वारा दिया गया था। सॉरी, यहां 1902 ईस्वी में सर्टन और वॉवेरी के द्वारा ये थियरी दिया गया था। अब आपको यहां पर याद ये रखना है, सर्टन और वॉवेरी बेहतरीन साइंटिस्ट में इनका एक खुमार है अपना। और यहां पर जब यहां से अब अगले चैप्टर में आप चलेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर भी आपको सर्टन और वॉवेरी का नाम देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, एज इट इज आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। चलिए, तो सर्टन और वॉवेरी के द्वारा 1902 ईस्वी में इस थियरी को दिया गया था। सर्टन और वॉवेरी के अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इस थियरी में अपना योगदान अलग अलग समय में दिए। अगर हम लोग बात करें इस थियरी के बाद, तो 1933 में टी.एच. मॉर्गन, यानी कि सर्टन और वॉवेरी के द्वारा जब ये थियरी दे दिया गया, उसके बाद 1933 ईस्वी में टी.एच. मॉर्गन के द्वारा इस थियरी का पुष्टि किया गया कि जो सर्टन और वॉवेरी के द्वारा जो थियरी दिया गया है वो थियरी सही है, यानी कि प्रूव्ड जो करने का श्रेय है वो जाता है किसको, टी.एच. मॉर्गन को। आपको याद होगा फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा अपना एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला मेलागोनेस्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई में किए थे, इसलिए फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स का फादर भी कहा जाता है और मॉडर्न जेनेटिक्स का नींव रखने वाला साइंटिस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए देखते जरा कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता क्या है।
सबसे पहला इसमें आप समझेंगे कि यहां कहना यह है कि जो गुणसूत्र जो जीन है वो जीन गुणसूत्र पर स्थित होगा जिसका स्थान निश्चित है, यानी कि गुणसूत्र पर उपस्थित सभी जीनों का स्थान निश्चित है और इसके साथ ही उसका कार्य भी निश्चित होता है। यानी कि कहा यह गया, इट स्टेट दैट द जीन आर लोकेटेड एट अ स्पेसिफिक लोकाई ऑन क्रोमोसोम and it is chromosome which segregate and sort independently during meiosis and recombine at the time of fertilization in the zygote। यानी कि यहां पर मेंडल्स के थ्योरी को फिर से लगाइए आप जरा, क्या कहा गया? मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कह रहा था कि जो जीन या क्रोमोसोम किसी जनरेशन में मिल गया है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के साथ ही सेपरेट हो जाता है। तो गुणसूत्रीय सिद्धांत जो आनुवांशिकता का है उसका भी यही कहना है कि क्रोमोसोम के स्पेसिफिक लोकेशन पर पाया जाने वाला जीन अगर एक साथ है अगले जनरेशन में अगर स्थानांतरित भी होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में यानी कि F2 जनरेशन में युग्मक बनाते समय ये सारा सेपरेट हो जाएगा। इसी को कहा गया वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अब देखेंगे जरा कि इसका कुछ अपना साइलेंट फीचर्स है। साइलेंट फीचर ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। साइलेंट फीचर इसका क्या है, इसको जरा देखेंगे। सबसे पहला क्या है कि गैमेट जो युग्मक है वो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच ब्रिज का काम करेगा। यानी कि यहां आप ये देखेंगे कि युग्मक नंबर 1 में इसका है कि युग्मक पीढ़ियों के बीच पुल का काम करता है। पुल का काम करता है कहने का मतलब क्या है, ध्यान देंगे जरा। गैमेट जो है युग्मक जो है वही क्या करेगा, लक्षणों के स्थानांतरण का काम करेगा। यानी कि कोई भी एक लक्षण है उसको इस पीढ़ी से इस जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम जो है वो कौन करता है, युग्मक ही करता है। इसलिए कहा जाता है युग्मक जो है वो क्या करेगा, ब्रिज का काम करता है एक जनरेशन पीछे वाले जनरेशन से आगे वाले जनरेशन के लिए। चलिए आगे देखेंगे। अगला इसका है दूसरा जो साइलेंट फीचर्स इसका है कि जो स्पर्म और ओवम यानी कि शुक्राणु और अंडाणु और अंडाणु समान मात्रा में या बराबर मात्रा में आनुवांशिकी में भाग लेता है। आनुवांशिकता में भाग लेता है। कहने का मतलब क्या है कि जो गुणसूत्र है जो शुक्राणु है अंडाणु है, मेल गैमेट को शुक्राणु कह रहे हैं और फीमेल गैमेट को अंडाणु कहते हैं। तो ये जो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु है इस दोनों का आनुवांशिकता में यानी कि जो अगले पीढ़ी में नेक्स्ट जनरेशन में जो लक्षण जाता है वो लक्षण हमेशा क्या होगा, मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु से बराबर मात्रा में स्थानांतरित होगा। ये वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहता है। चलिए अगले नंबर पे आएंगे। तीसरे नंबर पे कहना यह है कि जो शुक्राणु का केवल, चलिए जो तीसरा नंबर है उसका तीसरा जो इसका साइलेंट फीचर्स है वो ये है कि शुक्राणु का केवल न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक है, शुक्राणु का केवल न्यूक्लियस जनन नहीं आनुवांशिकता में भाग लेता है। आनुवांशिकता में भाग लेता है। ध्यान देंगे जरा क्या कहा गया यहां पर। सबसे पहला ये देखिए शुक्राणु का केवल न्यूक्लियस आनुवांशिकता में भाग लेता है। मतलब क्या कहने का मतलब यहां ये है कि जो
शुक्राणु है वहां पर क्या होगा कि यहां जब आप जनन चैप्टर पढ़े हैं वहां आपको बताया गया होगा कि अगर ये अंडाणु है और ये शुक्राणु आया, ये अंडाणु और ये शुक्राणु आया, तो इस शुक्राणु का जो है ये वाला हिस्सा एक्रोसोम क्या होगा, टूटेगा और यहां पर उपस्थित केंद्रक इस ओवम में आकर के अपना न्यूक्लियस दे दिया और इसका कहानी हो गया खत्म। तो वही बात यहां कहा गया है, शुक्राणु का केवल न्यूक्लियस ही क्या होगा, आनुवांशिकता में भाग लेता है। चलिए आगे देखिए जरा, न्यूक्लियस के पास जो है वो, अब अगला नंबर है कि न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के पास गुणसूत्र होगा, केंद्रक में गुणसूत्र होगा, केंद्रक में गुणसूत्र होता है जो लक्षणों का स्थानांतरण करता है। यहां ध्यान देंगे जरा, क्या कहा गया है, जो लक्षणों का स्थानांतरण करता है। केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र, केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र क्या करता है, लक्षणों का स्थानांतरण करेगा। आगे चल करके आगे वाले चैप्टर में जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको बताया जाएगा तो वहां आपको पता चलेगा कि यहां पर गुणसूत्र किस तरह से लक्षणों के स्थानांतरण का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला जो नंबर है, अगला जो इसका पॉइंट है साइलेंट फीचर्स, नंबर 5। चलिए अगला जो 5वां नंबर पॉइंट है इसका, पांचवा साइलेंट फीचर्स वो ये कह रहा है कि गुणसूत्र हमेशा पेयर में होगा। गुणसूत्र हमेशा क्या होगा, पेयर में यानी कि जोड़े में होगा। और इसके साथ ही ये भी आपको याद रखना है कि पेयर में होने के साथ ही सभी गुणसूत्र का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, यानी कि कोई भी एक गुणसूत्र केवल एक ही तरह के कार्य को पूरा करेगा, बाकी दूसरे कार्य के लिए दूसरा गुणसूत्र जिम्मेवार होता है। चलिए ये 5वां पॉइंट। नंबर 6 यानी कि जो साइलेंट फीचर्स है गुणसूत्रीय सिद्धांत का 6ठा पॉइंट ये कहेगा कि गुणसूत्र लक्षणों को, यानी कि दोनों, यानी कि यहां ध्यान देंगे, यहां कहना यह है कि गुणसूत्र एवं जीन, यहां गुणसूत्र लिखा गया ऊपर से, गुणसूत्र एवं जीन दोनों, गुणसूत्र एवं जीन दोनों पेयर में होगा। दोनों क्या होगा, पेयर में। ये यहां भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणसूत्र और जीन हमेशा क्या होता है, पेयर में पाया जाता है। चलिए अगला जो पॉइंट है वो ये कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण को स्थानांतरित जो जा रहा है गुणसूत्र जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगले जनरेशन में जाएगा। नंबर 7 ये कहता है कि गुणसूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संख्या संरचना को बनाए रखता है, संरचना को बनाए रखता है। बात समझ गए, ध्यान दीजिए जरा, क्या कहा गया कि जो गुणसूत्र है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संख्या संरचना को बनाए रखता है, यानी कि एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब गुणसूत्र का स्थानांतरण होगा तो उसके संख्या में, उसके संरचना में या उसके कार्यशैली में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आता है, वो फिक्स होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंट पे आएंगे जिसमें यह कहा गया है कि गैमेट के पास केवल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ये आपको जनन चैप्टर से आप जान रहे हैं कि नंबर 8 में ये कह रहा है कि गैमेट के पास यानी कि युग्मक के पास गुणसूत्र की संख्या आधी होगी। ये तो कोई नया बात नहीं है। गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, आधी होती है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आधी। कहने का मतलब ये क्या है यहाँ, तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो गुणसूत्र
गैमेट में यानी कि युग्मक नर और मादा दोनों युग्मक में जब गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी तो वो दोनों आधा आधा मिलकर के फीटस में यानी कि जो संतान है, संतति है, उसमें वो गुणसूत्रों की संख्या को पूरा करती है। जैसे आप जान रहे हैं जनन चैप्टर से, जनन में कि नर में अगर नर के शुक्राणु में अगर 23 गुणसूत्र है और मादा के अंडाणु में अगर 23 गुणसूत्र है तो दोनों मिलकर के संतान में 46 गुणसूत्र को स्टे करने में यानी कि मेंटेन करने में कार्य करता है। वही बात यहां पर फिर से कहा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहां पर ये कहा जाता, अगला नंबर ये कहा गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा भी होगा जहां पर आपको ऑटोसोम और एलोसोम, ऑटोसोम एंड एलोसोम, यहां आप ध्यान देंगे जरा, ऑटोसोम और एलोसोम क्या है। ऑटोसोम जो नर और मादा यानी कि देखते हैं जैसे 22 पेयर 22 जोड़ा, मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र है जिसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र एक जैसा है, इसको ऑटोसोम कहेंगे। और 1 पेयर जो है वो क्या है, अलग है, जिसको हम लोग एलोसोम कहेंगे। तो कुछ जीवों में इस तरह का परिवर्तन आपको नजर आएगा, यानी कि ऑटोसोम और एलोसोम में क्या होता है कि अंतर पता चलता है, लेकिन कुछ जीवों में इस तरह का कोई भी अंतर आपको पता नहीं चलेगा। तो यही हमारा गुणसूत्र का वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन और वॉवेरी के द्वारा जो दिया गया था, ये आपको याद रखना है। जब भी आपके एग्जाम में आता है तो 5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में यह आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग शुरू करेंगे पैरेललिज्म बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र और जीन में क्या समानता है, और उसके बाद देखेंगे मॉर्गन का जेनेटिक्स में क्या योगदान है। चलिए आगे हमारा टॉपिक है जीन और गुणसूत्र में समानता, कि जीन और गुणसूत्र किस तरह से बराबर है और वहां पर क्या क्या समानता आपको देखने के लिए मिलती है, इसका जरा हम लोग चर्चा करेंगे। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके आगे आने वाले, जब आप आगे चलेंगे, अगर किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उन सारे जगहों पर इन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। लेकिन आपके बोर्ड में यहां से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। लेकिन हम लोगों को आगे फोकस करके चलना है ताकि आगे आपका जो कंपिटिटिव एग्जाम है वो आपका मेन मकसद होना चाहिए, ना कि आपका बोर्ड। वो वहां के आप फोकस करके चलेंगे तो बोर्ड ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, बेहतर हो सकता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, जीन और दोनों पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, यानी कि जो हमारा जीन है और जो हमारा गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम है, ये दोनों पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो जाते हैं। बात समझ गए। चलिए अगला देखेंगे कि इन डैप्लॉय यानी कि द्विगुणित कोशिका में दोनों होमोलोगस, द्विगुणित कोशिका में दोनों होमोलोगस समजात गुणसूत्र समजात के रूप में पाए जाते हैं, होमोलोगस के रूप में पाए जाते हैं। द्विगुणित कोशिका में दोनों क्या होगा, होमोलोगस के रूप में पाया जाएगा। यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला अंतर यह है कि यानी कि विभाजन के समय किसका विभाजन दोस्त, कोशिका विभाजन दोस्त, कोशिका विभाजन के समय दोनों प्रतिकृति बनाते हैं। दोनों क्या करते हैं, प्रतिकृति बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जब कोशिका का होगा विभाजन, जब क्या होगा, कोशिका का होगा विभाजन, तो उससे पहले जो हमारा जीन है और जो हमारा गुणसूत्र है वो क्या करता है, अपने आप के संख्या को डबल कर लेता है, अपने आप के संख्या को बढ़ा लेता है। चलिए नंबर 4, चौथा नंबर पॉइंट जो है ये क्या कहता है, तो देखेंगे जरा चौथा जो अंतर है, दोनों युग्मक बनते समय, युग्मक निर्माण के समय
युग्मक निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के समय दोनों, युग्मक निर्माण के समय दोनों सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेट सॉरी, सभी संयोजित, हिंदी में लिख देते हैं आप लोगों के लिए, वी संयोजित हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना आपको, यहां से लिखना आपको कुछ भी नहीं है, केवल आपको ये लिखा इसलिए ले रहे हैं कि आपको तुरंत जो है ये दिमाग में रहे, आपके नोट में सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिलते हैं, वहां से डाउनलोड करेंगे, आपको किसी भी चीज को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या कहता है, युग्मक निर्माण के समय दोनों विसंयोजित हो जाते हैं, यानी कि जीन अगर है तो वो भी विसंयोजित हो जाएगा, और अगर गुणसूत्र है तो वो भी क्या होता है, विसंयोजित, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। चलिए नंबर 5, पांचवा नंबर क्या कहता है कि दोनों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों विसंयोजन के नियम को दर्शाते हैं या फॉलो करते हैं, विसंयोजन के नियम को फॉलो करते हैं, नियम को दर्शाते हैं। यहां पर दोनों में आपको क्या मिलेगा, दोनों में दोनों क्या करता है, विसंयोजन के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम को ये क्या करता है, फॉलो करता है। चलिए तो यही सारा कहानी है किसका, तो पैरेललिज्म बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम, गुणसूत्र और जीन में यही आपको समानता देखने के लिए मिलती है। चलिए अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन जेनेटिक्स, यानी कि हिंदी में अगर लिखे तो आनुवांशिकी में, आनुवांशिकी में मॉर्गन की भूमिका, मॉर्गन की भूमिका, बात समझे, क्या कहा गया, मॉर्गन की भूमिका, क्या भूमिका है आनुवांशिकी में, मॉर्गन का क्या भूमिका है। तो आनुवांशिकी में मॉर्गन का भूमिका काफी अहम है, यह आपको याद रखना है किस तरह से अहम है। अमेरिका से बिलोंग करते थे, जेनेटिस्ट थे, यानी कि जेनेटिक्स से संबंधित खोजों पर बात किया करते थे। इसके बाद आप देखेंगे अगर तो यहां पर इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इसके कार्यों के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लिंकेज मैप और म्यूटेशन ऑफ जीन, सारे चीजों पर इनका खोज हुआ है, ये भी आपको याद रखना। इसको फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स कहने का कारण इसका ये है कि ये अलग अलग समय में जब भी खोज किए तो ड्रोसोफिला मेलेगोनेस्टर को लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट मुख्य रूप से किए हैं, जिस कारण से इसको फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्त, ये कहानी है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन जेनेटिक्स। आपको भूलना नहीं है, आप इसको हम धीरे धीरे कहे हैं, आप लिख लेंगे। क्या सब कहा गया, अमेरिका से बिलोंग करते थे, जेनेटिक्स के साइंटिस्ट थे, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। फ्लाईमैन कहने के पीछे कारण ये है कि ये अपना एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला मेलेगोनेस्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई पे जो फल मक्खी होती है उसके ऊपर किए हैं, इसलिए इसको फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इनके कार्यों के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है। चलिए आज के इस बेहतरीन लेक्चर में हमारे पास इतना ही था। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इससे आगे का चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, ताकि आपके लिए और अधिक एनर्जी के साथ कार्य किया जा सके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे की क्लास में फिर से मिलेंगे हम लोग लेक्चर 8 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।